कमांडोज, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग सॉल्यूशन वाले यूनिट को उसके साथ ऐड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी है अच्छे से, उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग भी एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। होमोजेनियस का मतलब ये है जिसमें साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कैसा हो, सेम हो। जैसे गैसेस का मिक्सचर है तो वो कैसा है, सॉल्यूशन है, क्योंकि होमोजेनियस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दो गैसेस का मिक्सचर हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक, इसके बाद दो सॉलिड्स का मिक्सचर जो है हमेशा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, केवल अलॉयज को छोड़कर। तो अलॉयज आर होमोजेनियस कॉम्पोजिशन, ये हम ध्यान रखेंगे कि अलॉयज जो होती है वो होमोजेनियस होती है। उसके बाद जो है जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस है, और सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट और जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूशन अपने कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर तीन टाइप का होगा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो जिसमें एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है वो अनसैचुरेटेड। जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तब सैचुरेटेड, और जब हीट करने के बाद भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तब उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। बट द सुपर सैचुरेशन इज नॉट द परमानेंट कंडीशन, सुपर सैचुरेशन एक परमानेंट कंडीशन नहीं है। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में, थोड़ी सी गैसेस की सॉल्युबिलिटी। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, गैसेस वाटर में सॉल्युबल होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, कोई गैस कम सॉल्युबल होगी, कोई गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी, बट द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वाटिक लाइफ, जो कि जल में जीवन है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, लेस आर मोर, बट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, जैसे नॉर्मली सोडा वाटर के अंदर आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड शील्ड रहती है। ठीक है, और जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो CO2 गैस तेजी से इवॉल्व होती है। तो गैसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, वो गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होती है। जैसा हम लोगों ने सरफेस में भी बात करेंगे इसके बारे में, हम लोग पहले भी सरफेस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसेस हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है क्योंकि आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है, जबकि वो गैसेस जो जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, ये गैसेस कम सॉल्युबल होती है, जिनका लिक्विफिकेशन डिफ़िकल्ट है, वो कम सॉल्युबल होती है। ठीक, तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है, ये ध्यान रखेंगे। मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure, mass of gas dissolved is directly proportional to pressure or m equal to kp। ये है हेनरीज लॉ, इसको हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं। mass of gas dissolved is directly proportional to pressure। और मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in solution is proportional to the partial pressure। तो partial pressure is also directly proportional to the mole fraction of gas। तो P equal to हो जाएगा, that time P equal to हो जाएगा Kx। ओके, X is the mole fraction of the gas। तो यहाँ पे P is the partial pressure, तो partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas। तो there is P is directly proportional to X। तो P equal to KH, X से लिखते हैं हम यहाँ पर, KH को कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक बात और ध्यान रखना है,
हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी गैसेस की उतनी कम होगी। मोर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट लेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमको बात करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन पे बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से निश्चित रूप से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आर those physical property of the solution which depends on number of atoms, ions और molecules, विलयनों के वे भौतिक गुण जो आयनों, परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। those physical property of the solution which depends on number of ions, atoms और molecules in a given volume। जैसे देखो प्योर वाटर अगर हम बात करें तो प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब अगर इसमें हमने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया, सम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, कुछ सॉल्यूट मिलाया, जैसे मान लीजिए आपने शक्कर डाल दिया पानी के अंदर, शक्कर आपने पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब जो चाय बनेगी उसका टेम्परेचर जो है वो 100 ही रहेगा या 100 से ऊपर चला जाएगा? ये बात हमको सीखना है। ठीक है, तो जैसे शक्कर आपने मिलाया तो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम फॉर द डिसोसिएशन ऑफ शुगर, शक्कर को घोलने में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए। तो जो पहले प्रेशर लग रहा था, पहले मान लो 5 लाख मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेशर लगा रहे थे, आपने शक्कर डाल दिया, शक्कर को घोलने में कुछ मॉलिक्यूल खर्च हो गए, अब मान लीजिए 4 लाख मॉलिक्यूल ही बचे हैं, तो क्या होगा? जो प्रेशर लग रहा था पहले वो कम हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। प्रेशर नीचे चला गया तो अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जब तक कोई चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नहीं आएगी तब तक वो बॉयल नहीं होगी। प्रेशर आपने अल्टीमेटली क्या किया? कम कर दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने के लिए और टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा। अब मान लो अगर चाय 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हुई तो सॉल्यूशन जो है, चाय तो सॉल्यूशन हो गया ना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग क्या हुआ? नॉर्मल वाटर के बॉइलिंग से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 1 डिग्री का जो चेंज है इसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, किसके कारण हुआ? वेपर प्रेशर के कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हुआ? बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब देखो जैसे वाटर का फ्रीजिंग कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैंने शक्कर मिला के आइसक्रीम बनाने की कोशिश की, आइसक्रीम बनाने की अगर मैंने कोशिश किया तो वेपर प्रेशर कहाँ गया है? नीचे गया है। वेपर प्रेशर कहाँ गया है? नीचे गया है। तो जो सॉलिडिफाइड टेम्परेचर होगा आइसक्रीम के लिए वो क्या होगा? 0 से नीचे चला जाएगा। 0 तो प्योर वाटर के लिए था, अब वेपर प्रेशर और नीचे चला गया तो फ्रीजिंग भी और नीचे चला जाएगा। तो जब भी फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइसक्रीम बनती है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ? फॉल हो गया यहाँ पे टेम्परेचर का। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो क्या क्या चेंजेस आए। अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो अल्टीमेटली क्या काम हुआ? वेपर प्रेशर नीचे गया। वेपर प्रेशर नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से 100 से ऊपर, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ गया? नीचे चला गया। मतलब 0 डिग्री से नीचे फ्रीज होगा, सॉल्यूशन माइनस में जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ रही है
तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाएगा। जितना ऊपर जाएगा वो एलिवेशन, फ्रीजिंग जितना नीचे जाएगा वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पर बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नॉर्मली डिफ्यूजन सभी को पता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। कोई भी चीज़ नेचर में अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर शिफ्ट होती है। जैसे जहाँ पर धूप गिरेगी वहाँ पे क्या होगा, एयर लाइट जब एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या हो जाएगी, हॉट एयर में कन्वर्ट होगी और हल्की हो जाएगी। हॉट होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो दूसरी तरफ को जाएगी और वहाँ से कोल्ड एयर उसका प्लेस लेने के लिए आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे हम किसी अगरबत्ती को किसी कमरे में लगा दें तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सेंट पूरे कमरे में पहुँच जाती है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। अब ऑस्मोसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो वो मेम्ब्रेन्स जो सॉल्वेंट को फ्लो होने देती है लेकिन सॉल्यूट को फ्लो नहीं होने देती है, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड का आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम बना सकते हैं। तो देखो, दो सॉल्यूशन जिनके बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, देयर इज टू सॉल्यूशन वेयर बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अर्ध पारगम में झिल्ली लगी हुई है कॉपर फेरोसाइनाइड की Cu2 FeCN6। कॉपर फेरोसाइनाइड अपने वर्किंग के बेस पे सबसे बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब देखो, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूशन भरा है। मैंने ऐसा कंसीड कर दिया, एक तरफ 10% ग्लूकोज है, एक तरफ 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तरफ 10% ग्लूकोज है, तो 10% अगर ग्लूकोज है तो पानी कितना है, 90% वाटर है। यहाँ पे 90% वाटर है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। और यहाँ पे कितना है, 95% वाटर है। हियर द वाटर इज 95%। तो एक तरफ 90% पानी और एक तरफ 95% पानी। ठीक, जाना किसको है, सॉल्वेंट को जाना है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, मतलब जाना किसको है, पानी को जाना है। क्लियर बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा डेफिनेशन उल्टा हो रहा है, लेकिन कुछ उल्टा नहीं होता, डेफिनेशन एकदम सीधी है, आपको ध्यान रखना है। तो वाटर कहाँ पे ज़्यादा है, इस सॉल्यूशन में जहाँ पर 95% है। चलो हम ऐसा कह देते हैं ए और बी। तो सॉल्यूशन बी के अंदर वाटर ज़्यादा है, मूवमेंट किसका होना है, वाटर का। कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की तरफ जाएगा। तो देयर इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे लग रहा है लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से, तो लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में ही तो ज़्यादा पानी होगा ना, कंसंट्रेशन तो सॉल्यूट के टर्म में हो रही है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ molecule of solvent from solution of lower concentration to solution of higher concentration is called osmosis। तो लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर वाटर का मूवमेंट जो है वो हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। इट इज ऑस्मोसिस। तो 95% वाले से पानी किधर की तरफ जाएगा, 90% जहाँ पे पानी है वहाँ की तरफ जाएगा। इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस।
और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए दूसरा वाला सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर है इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय द solution on semi permeable membrane to check the flow of solvent। सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जितना प्रेशर दूसरा वाला सॉल्यूशन एग्जर्ट करेगा उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बर्कले हार्टले मेथड यूज़ होता है लैब में, बर्कले हार्टले मेथड यूज़ होता है लैब में। उसके अलावा मोर्स एंड फ्रेजर, डीवेरिस, पी फेफर्स, टाउनसाइंड पोरस डिस्क मेथड, ये सब मेथड हैं जिनसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी के फॉर्मूले से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम निकालेंगे। और पाई इक्वल टू W बाय एम वी आर टी का फॉर्मेट भी यूज होगा। W बाय एम वी आर टी, अगर वेट दिया हुआ है तो W बाय एम वी आर टी, और नॉर्मल कंसंट्रेशन दी हुई है तो पाई इक्वल टू सी आर टी के फॉर्मूले से जाएंगे, पाई इक्वल टू सी आर टी के फॉर्मूले से जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो, अगर मैंने कहा हाइपो हाइपर, तो जिसका, और जब 2 सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे, देयर इज द कंपैरिजन ऑफ द 2 सॉल्यूशन। ओके, तो 2 सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक का कंसंट्रेशन कम है, एक का ज़्यादा है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम है, जिसकी सांद्रता कम है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी सांद्रता ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनका कंसंट्रेशन सेम है, मतलब जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इट इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। 2 सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करने के लिए W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 बाय M2 V2 का फॉर्मूला अप्लाई होता है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करने के लिए हम W1 M1 V1 और इक्वल टू W2 M2 V2 का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये 3 कॉमन फार्मूले आ गए जिन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से बेस्ड सभी कैलकुलेशन होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो है इस पे एक्सपेरिमेंटल बेस भी आते हैं। जैसे कभी आपको बोलेंगे कि एक सेल है, उसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सेल है, ये हो गया, चलिए RBC कह दूं मैं इसको, रेड ब्लड सेल। अब इसको हमने क्या किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है मैंने इसको। दिस सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? लो ऑस्मोटिक है। तो सेल के इनसाइड क्या हो गया? हाइपरटोनिक। सेल के इनसाइड क्या हो गया? हाइपरटोनिक, मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है। तो वाटर का मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। इट मीन्स सेल क्या करेगी? वाटर एब्जॉर्ब करेगी, सेल का साइज बढ़ जाएगा एंड फाइनली देयर इज द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर किसी सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है
तो सेल धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करेगी और फाइनली सेल का साइज बढ़ता जाएगा एंड सेल ब्रस्ट हो जाएगी, और ब्रस्टिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। ब्रस्टिंग ऑफ सेल को आरबीसी के केस के लिए हम क्या कहेंगे, हेमोलाइसिस कहेंगे। तो दैट इज हेमोलाइसिस। ओके, इसका ऑपोजिट फिनोमेना, अगर हमने किसी सेल को क्या काम किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, ये मोस्ट कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो ऑस्मोसिस के बेस पर आते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है मैंने सेल को, देन व्हाट हैपन्स व्हेन सेल इज इन हाइपरटोनिक, तो पानी कहाँ आएगा, हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, तो सेल इस टाइम कैसा हो गया आपका, हाइपोटोनिक हो गया है अंदर का एटमॉस्फेयर, तो हाइपो टू हाइपर जाता है पानी, ये ध्यान रखेंगे। तो एक्सॉस्मोसिस होगा और सेल स्क्वीज हो जाएगी। द स्क्वीजिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, और सेल के स्क्वीजिंग के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो देयर इज द टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ओके, इसके बाद ये ध्यान रखना है, आरबीसी इज आइसोटोनिक विथ 0.9% solution of sodium chloride. RBC is isotonic with 0.9% sodium chloride. RBC जो होता है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ आइसोटोनिक होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस का एक फिनोमेना होता है जिसपे आरओ की टेक्नोलॉजी बेस है, उसको भी ध्यान रखना है। जब नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा करके सॉल्वेंट के फ्लो का डायरेक्शन हम अपोजिट कर देते हैं। नेचुरली कहाँ होगा, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। लेकिन अगर फ्लो को हम प्रेशर एग्जर्ट करके, नेचुरल से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करके हम क्या करते हैं, जब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड reverse osmosis. This technique is used to convert saline water into fresh water. समुद्र के पानी को शुद्ध जल में बदलने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आइसोटोनिक वाले फॉर्मूले पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले पे हम लोग कर लेते हैं। पाई इक्वल टू CRT पे भी कर लेते हैं और उस पे भी कर लेते हैं, जिससे आपको ये बात पता रहे कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब देखिए एक सिंपल फॉर्म क्वेश्चन, 0.01 मोलर, तो concentration is given here, concentration is given, the simply formula is pi equal to CRT। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pi equal to CRT, the concentration is given 0.01 मोलर। ओके, R की वैल्यू सॉल्यूशन के लिए कितनी, 0.082, टेम्परेचर इज व्हाट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक पॉइंटर से ये इधर आ जाएगा और एक पॉइंटर से ये 1 बन जाएगा, और इसके बाद 3 को इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 0.246 एटमॉस्फेयर इज द यूनिट। 0.246 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो एक तरीका तो सीधा ये है, और एक तरीका रहता है W/mVRT, जहां पर वेट आपको दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हुए फॉर्मूले पर चले जाएंगे। एक आइसोटोनिक वाला कर लेते हैं। 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 3% विलयन, 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर?
अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। Isotonic 3% solution of glucose is isotonic with 1% unknown solution, 1% unknown solution, 1% unknown solution के साथ isotonic है। Calculate molecular weight of unknown substance, calculate molecular weight of unknown substance, unknown substance का आपको molecular weight निकालना है। Now how the formula is applied, that is W1 upon M1 V1 equal to W2 by M2 V2 is the formula for calculation of this question। तो W1 कितना दिया हुआ है 3% में दिया है, ये ध्यान रखना है। When percentage it means it is in 100, तो जब हम वॉल्यूम को लीटर में लाएंगे तो 100/1000 करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वॉल्यूम को लीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100/1000। तो देयर इज वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180, वॉल्यूम इज कंसीडर टू बी 0.1 लीटर इक्वल टू W2 इज 1, M2 इज रिक्वायर्ड, M2 हमें निकालना है, V2 भी कितना था परसेंटेज में था, ठीक है। तो ये आ जाएगा M2 इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो कितना आ गया 60। तो देयर इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन ऑन सॉल्यूशन, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर पर इस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स। अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ के बारे में क्या क्या चीजें राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड हमें याद रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in solution, ठीक है। relative lowering of vapor pressure P naught minus PS by P naught equal to XB. This is the Raoult's law for non-volatile substance and very very dilute solution। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इट इज द राउल्ट्स लॉ। और जब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है तो P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू W बाय M इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय कैपिटल W का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो कोई दिक्कत अभी है नहीं, बस ये ध्यान रखना है इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in solution। और अगर कभी volatile components के लिए कहें, this is only for the non volatile solute, for the volatile component the Raoult's law is the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction। partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। तो PA equal to sorry PA is proportional to XA or PA equal to P naught A XA, where P naught A is the vapor pressure of pure solvent, तो as same as PB equal to
P naught B XB. तो this is about the Raoult's law for volatile component. volatile component के लिए ये Raoult's law का फॉर्मेट है for volatile component. ओके अब Raoult's law के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन Raoult's law, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल. आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके एग्जांपल्स बहुत केयरफुली याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे. ठीक है, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है. अब देखो आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा. तो राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का क्राइटेरिया क्या है, जब दो कंपोनेंट को हम मिलाते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लीजिए, दो कंपोनेंट को हम जब मिलाते हैं और मिलाने के बाद वो ना तो एक दूसरे को रिपल करते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल. आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, डेल्टा वी मिक्सचर का जो डेल्टा वी होगा इट इज इक्वल टू 0. जैसे मैंने कहा 50-50 मिलीलीटर मैंने दो कंपोनेंट को मिलाया एंड फाइनली इट इज 100 मिलीलीटर. इट मीन्स not less than 100 and not more than 100. So here the delta V is 0. No repulsion, no attraction, no bond formation, no dissociation. It means there is no bond formation or dissociation. So delta H mixing is also 0. ना तो हीट आई ना तो हीट गई, क्योंकि अगर बॉन्ड फॉर्म होता तो हीट बाहर निकलती, बॉन्ड टूटता तो हीट अंदर आती, तो दोनों चीज़ें नहीं हुई. ठीक है, पी ए एग्जैक्टली पी नॉट ए XA, PB is exactly P naught B XB. तो there is the condition of ideal solution. ये ideal solution है. ठीक है, जैसे बेंजीन टोलुइन एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा है कि एग्जाम्पल आपको याद रखना है. बेंजीन टोलुइन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन. इसके बाद इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, मिथानॉल, इथेनॉल. तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को लगभग फॉलो अप करते हैं. तो देयर इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, मतलब जिनको मिक्स करने के बाद उनके कंपोनेंट के बीच कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगता है, वो आइडियल सॉल्यूशन है. नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड एसोसिएशन एंड नो एनी काइंड ऑफ हीट चेंज, नो एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम चेंज. ओके, अब बात करते हैं नॉन आइडियल के बारे में. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जैसे मान लो दो कंपोनेंट को हमने मिलाया, दो टाइप के चीज़ों को हम मिला रहे हैं. ओके, ए एंड बी. अब क्या बनाएगा, ये ए बी बनाएगा. तो इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन अनलाइक कंपोनेंट का जो इंटरैक्शन फोर्स है, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन अनलाइक कंपोनेंट इज लेस देन लाइक कंपोनेंट. अगर इसका इंटरैक्शन फोर्स कम हुआ तो इंटरैक्शन फोर्स कम होगा तो दूर दूर जाएगा, इंटरैक्शन फोर्स कम होगा तो दूर दूर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज हियर पॉजिटिव. बॉन्ड टूट रहा है, दूर दूर जा रहा है तो बॉन्ड टूट रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव. एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव. पी ए इज ग्रेटर दैन पी नॉट एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर दैन पी नॉट बी एक्स बी. और
वेपर प्रेशर अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूर दूर जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में फिर हम इसको ऐसा बोलेंगे, इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जो पॉजिटिव डायबिएटिक सॉल्यूशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब नेगेटिव डेविएशन में देखिए क्या होगा, अगर दो लाइक कंपोनेंट को मिला करके हमने अनलाइक कंपोनेंट ए बी बनाया, तो दिस इज अनलाइक कंपोनेंट। और अनलाइक कंपोनेंट का अगर इंटरैक्शन फोर्स हाई हुआ, हायर इंटरैक्शन फोर्स देन लाइक कंपोनेंट, तो इंटरैक्शन फोर्स ए बी के बीच का बढ़ गया है, केवल एक ही पॉइंट पे डिफर कर रहा है। वहां पे ए बी का इंटरैक्शन फोर्स कम हुआ था, यहाँ पे ए बी का इंटरैक्शन फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब पास पास आ रहा है, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, ओके। और पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के भी ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बता देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के। तो एक कॉमन एग्जाम्पल ध्यान रख लो, अल्कोहल प्लस वाटर, तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अल्कोहल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल्स याद रखना है, एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आएंगे। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, क्योंकि एग्जाम्पल को गैस करना बहुत मुश्किल रहता है इसलिए याद रखना पड़ेगा, है ना। तो दीज आर सम पॉजिटिव डेविएटिंग मिक्सचर। नेगेटिव डेविएशन में कॉमन एग्जाम्पल में ध्यान रख लो, एसिड प्लस वाटर, किसी भी एसिड को आप वाटर के साथ मिला दो तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इज द नेगेटिव डेविएटिंग मिक्सचर। एसीटोन प्लस एनिलीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन is also an example of negative deviating mixture. Chloroform plus diethyl ether is also example of negative deviating mixture. Okay, now एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो वो मिक्सचर जो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर उबलता है, द मिक्सचर विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंप्लीटली डिस्टिल ओवर एट द सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, इथेनॉल प्लस वाटर किस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएटिंग होगा, तो वेयर 95.57% इथेनॉल
and 4.43% वाटर। तो आपको क्या लगता है कि अगर इतना पानी हम और निकाल पाते तो आसानी से एब्सोल्यूट अल्कोहल बना लेते ना, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब अब इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और ज़्यादा प्योरीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक, फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव डाइबिएटिंग और नेगेटिव डाइबिएटिंग। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग हो जाएगा उसका नाम वहाँ पे। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो कैसे हो जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग, और नेगेटिव डेविएटिंग मिक्सचर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। तो पहले ही हमने आपको बताया कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। जितना बढ़ेगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। तो ये हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। एंड डेल्टा टी बी इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, मतलब मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। हियर द न्यू फॉर्मूला इज डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। मोलालिटी को डिफाइन कर दिया मैंने स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो that is weight of solvent. Okay, so there is the formula for calculation of delta TB, and KB is called molar elevation constant of boiling. The unit of KB is Kelvin kg mole inverse। और जब solution अगर मैं एक मोलल कह दूं तो ये सब 1 में आ जाएगा। एक मोलल solution में जितना elevation होगा it is equal to the KB। Okay, तो there is the calculation of delta TB, elevation of boiling point, it is KB into molality। okay, अब फ्रीजिंग की बात, तो फ्रीजिंग फिर से क्या होगा, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में लाया है तो वेपर प्रेशर नीचे चला गया है। वेपर प्रेशर जितना नीचे जाएगा सॉल्यूशन को फ्रीज होने के लिए उतना ही नीचे टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नीचे जाने वाला है तो सॉल्वेंट से, तो टी नॉट माइनस टी एस। अगेन the delta TF is directly proportional to molality of the solution. So delta TF equal to what? KF into molality, KF into molality, and the same format is also here. So delta TF equal to KF into small w by small m into capital into 1000 by कैपिटल W, वेयर इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मेट रखा है और कुछ नया नहीं किया मैंने वहाँ पे, है ना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और के एफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जबकि के बी को इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। देयर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इनके क्वेश्चन हम सबके एक साथ करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, अब अभी तक हम बात कर रहे थे नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करेंगे सॉल्वेंट के साथ, when the substances show the association or dissociation, then its degree of association or dissociation is calculated by the want of factor। मतलब सभी
जैसे NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आप उसको पाई इक्वल टू CRT से नहीं निकाल सकते हो, वहाँ पे आपको ICRT लगाना पड़ेगा, मतलब यू नीड द वैल्यू ऑफ I हियर। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इन सभी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वांट ऑफ फैक्टर की। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं I से। इट इज़ observed value of colligative property, ratio of observed value of colligative property, observed value of colligative property by theoretical value of colligative property, theoretical value of colligative property। ठीक है, या फिर नॉर्मल मोलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मोलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मोलिक्यूलर वेट बाय एबनॉर्मल मोलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मोलिक्यूलर वेट से हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू I -1 अपॉन N-1। N इज द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको काम आने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के लिए। अब देखो, जैसे NaCl है तो NaCl अगर ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? 1 + 1 - आयन बनाएगा। तो यहाँ पे 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। तो अगर 100% टूट जाए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और 100% नहीं है तो I इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 1 + x। जैसे मान लो हमें 90% दिया तो हम x की जगह क्या रख लेंगे? 90 रख लेंगे। अब जैसे CaCl2 है मेरे पास, तो Ca2 + आयन प्लस 2Cl - आयन, तो I इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। नॉट इन केस ऑफ 100% तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2x हो जाएगा। 1 + 2x एज इट इज। अगर क्वाटरनरी होगा तो 4 आयन बनाएगा। इसके बाद अगर किसी में 5 आयन मिलते हैं, जैसे देखो K4FeCN6, तो K4FeCN6 कुल 4 और एक 5 कंपोनेंट बनाएगा। 4K + आयन प्लस FeCN6 -4। Okay, so now the contents are 5. So I equal to here 5। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और अगर 100% नहीं है तो क्या हो जाएगी? 1 + 4x, 1 + 4x। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया 50% K4FeCN6 डिसोसिएटेड, 50% अगर डिसोसिएट हो रहा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? तो यहाँ पे I की क्या वैल्यू होगी? तो x की जगह क्या रख दोगे? x की जगह क्या रख दोगे? 50%। तो 1 + 4 × x कितना हो जाएगा? 0.5। ओके, तो 0.5 तो 2 हो गया। I की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो देयर वैल्यू ऑफ I इन केस ऑफ 50% डिसोसिएशन ऑफ K4FeCN6, तो 5 वाला था। I की वैल्यू टोटल डिसोसिएशन पे कितनी है? 5 है। 1 + 4x इन नॉट केस ऑफ 100%। तो इसी तरीके से अगर कोई टर्नरी है, क्वाटरनरी है तो कितना होगा? 1 + 3x। अगर CaCl2 है, जैसे सब्सटेंस है तो 1 + 2x, NaCl है तो 1 + x। अगर 0.9% NaCl डिसोसिएट होता है तो x की जगह क्या आ जाएगा? 0.9। तो 1 + 0.9 कितनी वैल्यू बचेगी? 1.9 बचेगी। तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द I। यहाँ से आप I निकाल सकते हो आसानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई सब्सटेंस एसोसिएशन शो करता है, लाइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, C6H5OH,
ऑल ऑर्गेनिक एसिड शो एसोसिएशन, सो एसोसिएशन, सब एसोसिएट होते हैं, एसोसिएशन इन बेंजीन, बेंजीन में डालने पर एसोसिएट होते हैं, सो एसोसिएशन इज बेंजीन। एसोसिएट होने का मतलब हुआ अगर दो मॉलिक्यूल रहेगा तो एक हो जाएगा, जुड़ना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, तो दो से कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आई इज व्हाट, दो का एक तो एक का आधा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन। व्हेन नॉट इन 100%, दैट इज आई इज कैलकुलेटेड बाय 2 - x/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे बच्चों को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर नॉट 100% का केस है तो 2 - x/2 के फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। अब आई के फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उधर से डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ पे भी एक एक न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा, वो जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन 7.45 ग्राम KCl dissolve in 100 gram of solvent, 100 gram of water. Find boiling point of solution, find boiling point of solution। देखिए फॉर्मूले एक जैसे रहते हैं, केवल वैल्यू बदलते हैं। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू व्हाट, के बी, वाटर के लिए के बी का वैल्यू 0.52, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। व्हाट इज द स्मॉल डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl इज 74.5 इंटू 1000 by capital W is 100 grams, तो now it is 10 times। ओके, तो ये हो गया 10 से 74, तो 74 by 74.5 is 1, तो आंसर कितना आ गया 0.52 डेल्टा टी बी 74.5, तो ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स, और 1000 से 1000 1000 हो जाएगा, ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो 0.52 आ जाएगा। तो TS कितना मिल जाएगा आपको, 7.45 KCl इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ओके, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो कैपिटल W कितना हो गया 100, 1000 बाय 100। ओके, तो कितना आ जाएगा 0.52, तो TS कितना हो जाएगा 100.52 हो जाएगा। दैट टाइम द TS इज 100। सॉल्यूशन का बॉइलिंग, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पर प्लस हो जाएगा 0.52, तो द आंसर इज 100.52। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने कहा फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल NaCl सॉल्यूशन। तो KF का वैल्यू वाटर के लिए होता है 1.86। तो नाउ व्हाट इज द 1 मोलल, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी इज द फॉर्मेट। नाउ I इज 2 क्योंकि NaCl है, KF इज 1.86, ओके, इंटू मोलालिटी इज व्हाट 1, तो 1.86 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, कितना कैरी हो गया 1, 16 1 17 और 2 1 3, 3.72 आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन डेल्टा TF इक्वल टू व्हाट, T0 minus TS, and the freezing of water is 0, minus 3.72, the answer is minus 3.72। तो ये भी ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग जो होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा माइनस में जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग हमेशा माइनस में जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इस टॉपिक पर क्वेश्चन भी आपको करने हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो solve so many questions on this topic, and this is your revision of the unit solution and including basic concept of chemistry.